डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड एडू में स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी क्लास 12th के मॉडल पेपर 2 का हम लोग सवाल के सभी प्रश्नों का आंसर जानने जा रहे हैं, है ना। यह जो प्रश्न है वह आपके परीक्षा के लिए एक तरह का आईना है। मतलब आपके जो टर्म 1 के परीक्षा होंगे उसमें इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ये जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बच्चों को काफ़ी हेल्प करता है। ये समझ में आ जाता है कि परीक्षा जो है वह कैसा होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई परीक्षा लिखें तो परीक्षा लिखने से पहले जो प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे उस प्रश्न पत्र के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना ना भूलें। वह आपकी परीक्षा में वरदान साबित होगा जब आप उस इंस्ट्रक्शन को पढ़े हुए रहेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे प्रश्नों को नहीं पढ़ते और नहीं पढ़ने के वजह से उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस उसके दिमाग में होते नहीं और इस वजह से उनका जो परीक्षा में समय कम पड़ जाता है और जाना पहचाना सवाल भी छूट जाता है। तो पहला स्टेप, अगर आप परीक्षा में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करना है कि आपको समय पर विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट फॉलो करना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे आते हैं, कहते हैं कि मैंने सर काफ़ी बेहतर सॉल्व किया है, लेकिन उसको संतुष्टता लाइक या फिर कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री लाइक नंबर्स नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो उन गलतियों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करना है। तो कह रहा है कि आपकी जो परीक्षा होगा वो परीक्षा कितने घंटों का होगा, तो आपका परीक्षा जो है वह 1 घंटे 30 मिनट के होंगे। देखिए मैं यहाँ पर हाईलाइट करके आपको दिखला रहा हूँ, मतलब 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा आपके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। और इस 1.5 घंटे में जो आपको सॉल्व करने होंगे प्रश्न, वह कितने प्रश्न सॉल्व करने होंगे, तो देखिए यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में बातचीत कर रहा है कि जनरल इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा है कि आपके जो प्रश्न होंगे ना वह प्रश्नों की कुल संख्या 40 होंगे। मतलब आपसे 40 सवाल पूछा जाएगा। 40 सवाल के लिए आपको 40 अंक मिलेंगे, मतलब प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा। साथ ही साथ कहता है कि ये जो सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उसके 4 विकल्प होंगे। मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प मिलेगा। 4 ऑप्शंस आर गिवन। और अगला इंस्ट्रक्शन में कहता है कि आपको उन 4 विकल्प में से जो सबसे ज़्यादा सही विकल्प रहेगा आप उसे चुनेंगे और OMR सीट में उसको क्या करेंगे, उस ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे। और अगला कहता है कि आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं टर्म 1, इसमें कोई आपको अथवा वाला सवाल नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में क्या होते हैं कि अथवा वाले सवाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर अथवा वाले सवाल आपसे नहीं मिलने जा रहे हैं। मतलब 40 के 40 प्रश्न आपके लिए क्या होगा, कंपलसरी होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कंपलसरी, इट मीन्स आपको एक भी सवाल नहीं छोड़ने हैं। साथ ही साथ बहुत मजे की बात कि मैं आपको बता दूं कि आप जिस परीक्षा को लिखने जा रहे हैं उस परीक्षा का सबसे बड़ा बात, सबसे खास बात कि इस परीक्षा में जो आप परीक्षा लिखने जा रहे हैं दोस्त, उस परीक्षा में अगर आप गलत आंसर भी दे देते हैं किसी जवाब का तो आपका एक भी अंक कटने नहीं जा रहा है। तो याद रखें, जिन प्रश्नों को आप जानते हैं उसको तो करना ही करना है, लेकिन जिन प्रश्न को आप नहीं जानते हैं उसको भी अवश्य रूप से करना है, तुक्का मारना है, ताकि क्या पता अगर आप तुक्का मार करके ही सही कर लें। ठीक है, तो आपको इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर मैं 30 प्रश्न को जानता हूं, 10 प्रश्न को नहीं जानता हूं, मैं 10 प्रश्न के लिए क्या करूंगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस 10 प्रश्न के जवाब को भी आपको जो मन में आए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, रंग देना है। क्यों? क्योंकि आपके गलत आंसर के लिए किसी भी तरह का अंक नहीं काटा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको फिर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। तो आपको इस बात से आश्वस्त कर देता है कि आप गलत जवाब भी करेंगे तो टेंशन मत लीजिए, आपका कोई नंबर कटेगा नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर पैसेज में मैं आपको आपका समय खराब करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यह पैसेज काफ़ी लंबा है और इस पैसेज से जुड़े 8 सवाल होंगे। मतलब अगर आप इस पैसेज को समझ जाते हैं तो 8 नंबर आपके खाते में चले आएंगे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप पैसेज को लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स में हर एक पैसेज का, हर एक सेट का जो है वह पैसेज अपलोड किया हुआ है। आप वहां पर जाकर के उस पैसेज को पढ़ेंगे तो आप पैसेज को डील करना समझ जाएंगे। मीन्स पैसेज को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, पैसेज से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, पैसेज में डिफिकल्ट वर्ड्स क्या क्या हो सकता है, उस डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग क्या क्या हो सकता है, लाइक दैट सभी प्रश्नों का जवाब आपको पैसेज में मिलेंगे। इट मीन्स आप अगर पैसेज में कमांड करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर दिए गए हर एक पैसेज को केयरफुली क्या करना पड़ेगा,
पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग पैसेज। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपका समय खराब नहीं करूँगा और मैं सीधा आपको चलता हूँ पैसेज पे लेकर। लेकिन मैं इतना जरूर आपको बताना चाहूँगा दोस्त कि यह जो पैसेज है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक साहसिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो नाव, समझते हो, नाव बोट समझते हैं ना, उस बोट को एंकर्ड करता है और वह एक जगह का आनंद लेना चाहता है। ऑब्वियसली आप समझ लीजिए कि बोट जो करेगा, है ना, आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 11 में। क्लास 11 में एक चैप्टर था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। वहाँ पर बोट से ही जुड़ी सवाल थे, मीन्स बुक्स बोट से ही जुड़ा हुआ कहानी थी और उस बोट का नाम था वेव वॉकर। लेकिन यहाँ पर क्लास 11 के उस लेसन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मैं आपको याद दिलाने के लिए ये बात बताया कि यह जो पूरी की पूरी पैसेज है ना, वह एक बोट से जुड़ा हुआ है और एक जर्नी से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली जो बोट का जर्नी होता है वो कहाँ पर होता है भाई, आप खुद ही कहेंगे सर बोट तो हम लोग या फिर किसी डैम में चलाएंगे, या फिर किसी तालाब जो बड़ा है उसमें चलेगा, या फिर किसी कह सकते हो समुद्र में चलेगा, लाइक दैट, इन्हीं सारी चीज़ों पर। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी पैसेज है वह एक सी जर्नी, ना कह करके मैं यूँ कह दूँ कि यह किसी नदी, नाला, कोस्ट आदि, या फिर आप यूँ समझिए कि यहाँ एक लिखा हुआ है कि यह जो बोट है वह कहाँ पर चलाने की कोशिश किया गया है, तो रॉकी कोस्ट पर। बस इस पैसेज से जुड़े मैं अभी आपसे इतना ही बातचीत कर रहा हूँ। आगे इस पैसेज को लाइन बाय लाइन समझने के लिए हमारे चैनल में दिए गए वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए, कहता है कि इससे जुड़े जो सवाल है ना, वह सवाल क्या क्या है। देखिए, कहता है कि व्हाट हैड द मैन एंकर्ड एट द रॉकी कोस्ट ऑफ द आइसलैंड। तो देखिए, कह रहा है कि जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति क्या किया, एंकर्ड किया। एंकर्ड मतलब समझते हो ना भाई, बढ़ना है। तो किस चीज़ से वो बढ़ गया उस जगह पर, तो कहता है कि वहाँ पर जाने के लिए, एंकर्ड रॉकी कोस्ट पर जाने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया, किस चीज़ को एंकर्ड किया, किस चीज़ को चलाया। दैट मीन्स ऑब्वियसली क्या चलाया, बोट को। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट हैड इम्पेल्ड द मैन टू विजिट द आइसलैंड, है ना। तो कहता है कि जो व्यक्ति है ना, वो कहता है कि इम्पेल्ड किया गया उस आइसलैंड को विजिट के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा, लव एंड एडवेंचर। अब आप कहेंगे कि सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे इसका जवाब सही हो रहा है। नहीं, सिंपल क्यूरियोसिटी क्यों नहीं हो सकता। तो इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इस लेसन में जो अपलोड किए गए वीडियोज हैं इस पैसेज से जुड़ा हुआ, जहाँ पर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया गया है, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर लव ऑफ एडवेंचर होगा। हमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हेन डिड द मैन सेट टू सेल फॉर द आइसलैंड। कहता है कि जो आदमी था ना, उन्होंने अपनी जर्नी, सेट टू सेल का मतलब होता है जर्नी, कब स्टार्ट किया। तो कहता है कि भाई ये जर्नी, ऑब्वियसली जब भी जर्नी स्टार्ट होगा आप कॉमन सेंस लगाइए ना भाई, कि जर्नी कब स्टार्ट करता होगा लोग, रात में। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, इसका जो जवाब होगा ना, इन द मॉर्निंग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह यहाँ पर जो जवाब दिए जा रहे हैं ना, आपको अपने मन से नहीं देना है, आपको पैसेज को पढ़ना है, समझना है, और पैसेज में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके आधार पर आपको जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आपका मन कह रहा है कि नहीं सर मेरा तो मन किया नाव को जो है ना हम रात में लेके जाएंगे, तो हम रात लिख देंगे। तो आप अगर इस तरह से गलतियां करेंगे तो नो डाउट्स आप करने का तो कर सकते हैं भाई, लेकिन एग्जामिनर भी अपने ही इच्छा से करेगा, उसको नंबर देने का मन करेगा तो देगा, नहीं देने का मन करेगा तो नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ध्यान देना है किस पर, पैसेज में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस पर। उस पैसेज के स्टेटमेंट के आधार पर जो सवाल पूछे गए हैं उस सवाल का आपको जवाब देना है। कोई हड़बड़ी नहीं है, पैसेंस के साथ सवालों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मैन कुड टेस्ट सॉल्ट्स on his lips as the fine sea spray rose up and fell and his teeth were chattering with, है ना। तो देखिए, कहता है कि जब आप ठंडे समुद्र में जाएंगे जहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ेगी समुद्र में, ठीक है, तो वहाँ पर जाने के बाद जो है ना भाई, वहाँ पर कड़ाके की ठंड जब पड़ने लगती है तब क्या होने लगता है, दांत कटकटाने लगता है। आपने तो देखा होगा कि कभी कभी जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो बच्चा लोग क्या करने लगता है जी, उसके दांत आवाज करने लगते हैं, है ना। तो कहता है कि जो दांत आवाज कर रहा था, चैटरिंग कर रहा था, वो किसके कारण कर रहा था, डर के कारण, ठंड के कारण, टेरर के कारण, या फ्राइट के कारण। अब आप तो समझ गए होंगे कि सर जड़वा में है तो दतवा कटकटाता है, इट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। अब हम चल रहे हैं अगला सवाल, 5वां सवाल की तरफ में। 5वां सवाल कहता है वेयर डिड द मैन स्टॉप टू
रिगेन हिज ब्रेथ। कहता है कि जो आदमी नाव लेकर के जा रहा था, है ना, जब वो थक गया, हार गया, है ना, तो सांस लेने के लिए वह रुका। तो सांस लेने के लिए वह कहाँ पर रुका जी? एक झोपड़ी में। अच्छा बताओ, अरे यार समुद्र में झोपड़ी होगा, ठीक है, शिप में हम कह सकते हैं कि सर शिप में रुका तो शिप तो लेके जा ही रहा था, बोट लेकर जा ही रहा था। कहता बाय अ ट्री, एक पेड़ के छाए में, ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो अब जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको पता चलेगा कि ना ही वो हट में रुका था, ना ही वो शिप में रुका था, वह एक पेड़ के छाए में रुकना चाहता था, जहां पर वह क्या करना चाहता था? राहत भरी सांस लेना चाहता था, मीन्स बाय ए ट्री। अगला सवाल कहता है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर फोर्स्ड विच मीन्स सेम एज इन। कहता है कि वर्ड आपको चुनना है और एक वर्ड है जिस वर्ड को यहाँ मैं आपको दिखला रहा हूँ, फोर्स्ड, है ना। फोर्स्ड का मतलब क्या होता है जी? नहीं, फोर्स्ड का मतलब आप कहेंगे ना सर एकदम दबाव देना, ठीक है। फोर्स्ड का मतलब क्या करना है जी? दबाव देना। तो जो फोर्स्ड है उस शब्द का यहाँ पर मिलता जुलता कोई शब्द है तो आप कहेंगे कि हाँ सर इससे मिलता जुलता शब्द है ना, इम्पेल्ड। इम्पेल्ड का भी मतलब होता है जोड़ देना, ऑप्शन डी। अब 7वां सवाल कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड चॉपी। अब एक वर्ड है चॉपी, है ना। कहता है कि चॉपी जो है ना, चॉपी का जो मीनिंग है तो उसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? अब यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं कि चॉपी का सही मीनिंग क्या होगा। तो चॉपी का मतलब मैं आपको बता दूं, चॉपी का मतलब रफ होता है भाई। क्या होता है? रफ। याद रखिएगा, चॉपी का मतलब रफ होता है। यहाँ पर आप ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अब हम चल रहे हैं आगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि फिर से आपको 2 पैसेज मिल रहा है ना। पहला पैसेज के सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ में बढ़ रहे हैं और दूसरा जो पैसेज है यह पैसेज कोकोनट से जुड़ा हुआ है ना। आप सबों का पसंदीदा फ्रूट रहा होगा कोकोनट, है ना। बहुत लोगों को कोकोनट खाना पसंद रहा होगा। बहुत सारे लोग कोकोनट का अब पानी भी पीते होंगे, नारियल पानी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर कोकोनट से जुड़े सारे सवाल हैं। मतलब कोकोनट का इतिहास क्या है, कोकोनट को किस नाम से जानते थे, लाइक दैट कोकोनट की पूरी इतिहास इस पैसेज में लिखा हुआ है, जिसका कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड एडू पर अवेलेबल है। आप वहां से जाकर के कोकोनट की पूरी इतिहास, उसकी पूरी कुंडली आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर इससे जुड़े हर एक पैसेज का, हर एक सवाल का जवाब आप चुटकी में दे सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इससे जुड़े सवाल की ओर और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हमने आपको इसी वीडियो के चैनल पे दिया है। आप हमारे चैनल पर जा करके इसको लाइन बाय लाइन क्या कर सकते हैं? स्टडीज कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप परीक्षा में बेहतर अंक ला सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ ताकि आप परीक्षा में सबसे बेहतर स्कोर करें। आगे चलिए, मैं देख रहा हूं कि इससे जुड़े क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए मैं उन सवालों से आपको भी परिचित करवा रहा हूं। कहता है वेयर आर द कोकोनट ग्रोन। समझिए, पहला सवाल पूछता भाई कि कोकोनट जो है ना, कोकोनट की पैदावार कहाँ पर होता है या कोकोनट ट्रीज कहाँ पर मैक्सिमम पाया जाता है। तो अब आप बताइए, थोड़ा सा अनुमान लगाइए, गेस करिए क्या कि कोकोनट के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना वो कहाँ पर मैक्सिमम पाया जाता है। तो ऑब्वियसली इसका जवाब आप खुद कहेंगे कि सर ये माउंटेन रीजन में नहीं होता है, सर कोल्ड रीजन में होता नहीं है, मानसून रीजन में होता नहीं। ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। इट मीन्स ऑप्शन ए जो है वह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द वर्ड कोको मीन। कहता है कि कोको का क्या मतलब होता है भाई, है ना। कोको का क्या मतलब होता है? तो कोको का मतलब समझिए, कोको का मतलब स्कल भी होता है और हेड भी होता है। स्कल भी होता है और हेड भी होता है ना। तो ऐसे स्थिति में इसका जो सही जवाब हो आप समझ गए होंगे कि सर इसका सही जवाब डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर कहता है विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग। कहता है कि कोकोनट के कौन से पार्ट का इस्तेमाल जो है वह किया जाता है ना, क्या करने के लिए? कुकिंग के लिए और फ्लेवरिंग्स के लिए। ऑब्वियसली इसका जो पार्ट है वह कौन सा पार्ट है? मीट, मीन्स ऑप्शन डी। अब आप समझ में आ रहा होगा कि सर ये मीट कौन सी बोल रहे हैं सर, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आपने नारियल तेल जरूर सुना होगा भाई, ठीक है। इवन जब कोई डिशेस बनता है तो वहाँ पर नारियल्स डाले जाते हैं,
ठीक है। तो आप देखेंगे ना कि नारियल का जो अंदर का सफ़ेद भाग है, सफ़ेद भाग के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, अंदर का सफ़ेद भाग जो हम लोग खाते हैं उसी को मीट कहते हैं। यहाँ पर आप इस मीट का मतलब मांस से नहीं लेना देना है, यहाँ पर बकरे का मांस से कोई लेना देना नहीं है ना। तो यहाँ पर इस मीट का कौन किससे लेना देना है, तो जो नारियल है उसके अंदर के जो वाइट वाले हिस्से हैं ना, जिसको हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, उसी को हम कहते हैं मीट। तो इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, द कोकोनट अर्न द निक नेम घोस्ट बिकॉज, कहता कि कोकोनट का नाम जो है ना घोस्ट भी है। घोस्ट, घोस्ट समझते हो जी, भूत दानव, समझते हो कि नहीं। तो कहता है कि कोकोनट का निक नेम जो है वो क्या है, घोस्ट। तो ऐसा जो है इसका नाम घोस्ट क्यों रखा गया, तो आपको मैं बता दूं कि कोकोनट को जब आप ऑब्जर्व करिएगा, कोकोनट को जब आप ऑब्जर्व करिएगा तो आप क्या पाएंगे कि कोकोनट को जब आप निकालेंगे ना, उसके जो ऊपर वाले रेसेंबल्स हैं उसको छील छील करके जब निकालेंगे और कोकोनट के अंदर में जब आप जाएंगे तो देखिएगा ऊपर में जो है ना 2-3 छेद होता है, ठीक है। और वो जो छेद होते हैं ना, वो अगर उसको ऐसे कर दिया जाए तो ऐसे उसको देखने के बाद घोस्ट के जैसा लगता है। तो हम कहेंगे कि ऐसा उसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उसके पास जो शकल है ना वो कैसा है, इट्स रिसेंबल्स या फेस, है ना। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अब चल रहे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। कहता है जो पैसेज दिया गया, मतलब नारियल से जुड़े जो पैसेज दिए गए, इसका भैया तुम टाइटल चुनो, मतलब हेडिंग चुनो। तो इसका हेडिंग क्या होगा, तो हेडिंग अगर हम बातचीत करें तो थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए कि कोकोनट जो है, यहाँ पर बातचीत पूरी तरह से कोकोनट का किया गया है। तो कोकोनट से जुड़ा हुआ यहाँ पर कौन सा शब्द है, तो आप देखेंगे कि कोकोनट से जुड़ा हुआ एक शब्द में है कोकोनट या फ्रूट, मीन्स ऑप्शन बी जो है वह सही जवाब है। इस तरह के सवाल में बच्चे फंसते हैं, उन्हें समझ में नहीं आने लगता कि सर टाइटल में क्या लिखूं, सारा टाइटल तो सही लगता है। तो इससे जुड़ा भी मैंने वीडियोज बनाया है कि कैसे आप किसी भी पैसेज के टाइटल को आसानी से समझ पाएंगे, है ना। हालांकि थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 2, 4, 5, 10 पैसेज का, तो नो डाउट्स आप भी टाइटल लिखना सीख जाएंगे, और वो भी सटीक। अब चलिए मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। अब हम लोग मीन्स राइटिंग सेक्शन में चले गए हैं, तो राइटिंग सेक्शन के जुड़े सवाल को आप थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है। बहुत मज़ेदार सवाल है, और उस मज़ेदार सवाल को आपको बहुत मज़े से देना है। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई अकबकाहट नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप सवाल को जरूर समझिए और उन सवालों को समझ करके आंसर देने की कोशिश करिए, है ना। हो सकता है कि आप आंसर गलत होंगे, लेकिन अगर आप गलत नहीं करेंगे तो आप सही की कल्पना कर ही नहीं सकते। सही का शुरुआत गलत से ही होता है, इसीलिए आप गलत करने से ना डरें, आप गलत करें, लेकिन हाँ याद रखें एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अपनी गलतियों को सुधार लें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप सभी प्रश्नों का सही जवाब दे सकें। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। कहता है कि नोट मेकिंग में हम किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस तरह के सवाल में बच्चे फंसते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधी समझ जाते हैं कि नोट मेकिंग में किसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है कि नोट मेकिंग में हम किसका इस्तेमाल नहीं करते। देख लीजिए, मैं आपको फिर से हाईलाइट करके दिखला रहा हूँ। तो इन सवालों को केयरफुली पढ़ना है, ताकि आप इस तरह के सवालों में फंसे नहीं। एग्जामिनर का एक दृष्टिकोण होता है कि बच्चों के अंक को काटना है, और अक्सर बच्चे ये गलतियाँ करते हैं कि वो पढ़ने के दौरान में इन सारी चीज़ों को मिस करते हैं। तो प्रश्नों को आपको केयरफुली पढ़ना है। इट मीन्स 13 नंबर सवाल कहता है कि नोट मेकिंग में हम किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो समझिए कि हम नोट मेकिंग जब कर रहे होते हैं ना, तो एब्रिविएशन का इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। तो किसका इस्तेमाल नहीं करते, डेट का इस्तेमाल नहीं करते। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। इट मीन्स आप एकदम कहेंगे कि सर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। कहता है कि जब हम समरी लिख रहे होते हैं, तो समरी लिखने के दौरान हम किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर समरी लिखने के दौरान कौन ऐसा पार्ट है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। समरी लिखने राइटिंग का वो अंश नहीं होता, वो भाग नहीं होता। तो समझिए, जब भी आप समरी लिखेंगे ना यार, तो कैसे लिखेंगे, जो स्टेटमेंट दिया गया उसी के स्टेटमेंट के आधार पर लिखेंगे ना, है ना। तो या फिर क्या करेंगे, आपको जो मन बुझाएगा सो लिख दीजिएगा। अगर आप ऐसा लिखें ना, तो
तो आपको नंबर वो नहीं मिलेगा और आपका समय जो खराब होगा, आपका करियर वो खराब होगा। इट मीन्स जब भी हम समरी राइटिंग के बारे में बातचीत करें तो एक पार्ट नहीं होता है। क्या पार्ट नहीं होता है? एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये हम लोग करते ही हैं। जो टेक्स्ट है उसको तो हम लोग करते ही हैं, इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, ये भी करते हैं। समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट, और समरी जो लिखते हैं ना, जो टेक्स्ट दिया हुआ रहता है, अगर 200 शब्दों में दिया हुआ है तो हम लोग समरी 50 शब्दों में लिखते हैं, है ना। तो हम किसका इस्तेमाल नहीं करते भाई? कौन सा पार्ट नहीं है? यूजिंग और ऑन वर्ड्स। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ में। 15 नंबर सवाल की तरफ में ध्यान दीजिए। कहता है विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर्स टू द एडिटर। कहता है कि जब आप एक चिट्ठी लिख रहे हैं, किसको? एडिटर को चिट्ठी लिखेंगे, तो एडिटर को चिट्ठी लिखने के दौरान एडिटर की चिट्ठी आपको हिंदी में लिखनी नहीं है, आपको किस में लिखना है? इंग्लिश में लिखना है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सर हम डेट ऐसे ही लिखेंगे। तो अरे भाई, सब चीज़ का तौर तरीका है ना। चलने का तौर तरीका है, बैठने का तौर तरीका है, बोलने का तौर तरीका है। तो नो डाउट्स जब आप चिट्ठी लिख रहे हैं तो चिट्ठी लिखने के भी तो तौर तरीके हैं। तो कहता है कि जब आप चिट्ठी लिखते हैं लेटर्स टू द एडिटर, तो किस तरह के डेट के फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्त कि आप गलती से भी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं मारेंगे। अब आपको क्या देखना है? ऑप्शन डी जो है वह सही जवाब है। मैं लेटर राइटिंग के वीडियोज में ये बताया हूँ कि डेट जो लिखे जाते हैं वह डेट कैसे लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्या 23 नवंबर 2021 ऐसे ही लिखना जरूरी है ना। तो आपको सिर्फ इतना गौर करना है कि यहाँ पर जो आप लिखे जाएंगे ना, वो जरूरी नहीं कि यही वाला फॉर्मेट रहेगा। हो सकता है फॉर्मेट अलग रहे, लेकिन ये तीनों फॉर्मेट जो ऊपर में आप देख रहे हैं, ये तीनों फॉर्मेट को छोड़ करके जो चौथा फॉर्मेट होगा, मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि वो फॉर्मेट आपके सही होंगे। तो आपको इग्नोर करना है ये जो ऊपर वाले 3 फॉर्मेट है ना, ये ऊपर वाले 3 फॉर्मेट, ये 3 फॉर्मेट आपको फंसाने के लिए दिए गए हैं। तो इस फॉर्मेट से बचना है, आपको इस तरह के फॉर्मेट पर ध्यान देना है। यही फॉर्मेट लेटर राइटिंग में लिखने के दौरान हम लोग डेट का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। कहता है कि जब हम यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस कह सकते हैं सेट में बार बार नॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्त, है ना। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको क्या करना है? केयरफुली पढ़ना है। जब आप केयरफुली पढ़ते हैं ना, तो नो डाउट्स आपके स्कोरिंग का चांसेस भी बढ़ जाता है। इसलिए सवाल को पढ़ने से हेजिटेट मत करिए, पढ़िए, समझिए, प्रश्न को समझने में वक्त दीजिए, उसके बाद आंसर को करिए। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। कहता है कि जब हम चिट्ठी लिख रहे होते हैं किसके पास? एडिटर के पास। तो कौन सा चीज जो है वह, कौन सा चीज जो है हम कह सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा चीज जो है वह जरूरी नहीं है लिखना, है ना। कंपोनेंट नहीं है, नॉट ए कंपोनेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम चिट्ठी लिखते हैं ना, जब आप कोई ऑफिशियल लेटर लिखने सीखे होंगे, आपके सर ने ज़रूर सिखाया होगा। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आपने 11 में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि सर जब भी हम चिट्ठी लिखते हैं ना, सैल्यूटेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सैल्यूटेशन वर्ड बोले तो आप लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, या आप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सैल्यूटेशन वर्ड। फिर आप चिट्ठी में डेट भी लिखते हैं और लास्ट में आप अपना सिग्नेचर भी करते हैं। तो क्या नहीं करते? अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि सर टाइटल जो है ना नहीं लिखते। इट मीन्स ऑप्शन ए जो है वह सही जवाब है। 17 नंबर सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। 17 नंबर सवाल कहता है कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। कहता है कि सरकार के द्वारा अगर कोई नोटिस जारी किया जाता है तो वह जनरली कहाँ पर छपता है। तो हम कहेंगे कि सर जो भी नोटिस निकलते हैं ना सरकार के द्वारा, वो सारा कहाँ पर छपते हैं? न्यूज़पेपर में, मीन्स ऑप्शन ए। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जब आप नोटिस लिख रहे होते हैं ना, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम कहाँ पर लिखा जाता है? अरे बोका, ये वाला सवाल तो इतना आसान है। आपने स्कूल नोटिस बोर्ड को जरूर देखा होगा, सबसे पहले ऊपर में स्कूल वेक नवा लिखा रहता है। इट मीन्स आप कहेंगे कि सर इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा एट द टॉप, ऑप्शन बी, है ना। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ में। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ में बढ़ने से पहले मैं आपको सवाल पढ़कर बताता हूँ कि सवाल कहता क्या है। कहता राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर। आपको एक रिपोर्ट लिखना है, किस पर? बुक फेयर पर। अब आप कहेंगे सर बुक फेयर होता क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा। बुक फेयर का मतलब पुस्तक मेला होता है। आपने पुस्तक मेला जरूर गया होगा अपने जगह पर। तो कहता है कि आपको एक रिपोर्ट लिखना है बुक फेयर पर। यू वेंट विथ योर फ्रेंड, और वह बुक फेयर आप किसके साथ गए थे? अपने दोस्त के साथ गए थे। यार गीता, आपका नाम गीता या अविनाश है। देखिए यहाँ पर लिखता है
कि आप गीता हो या अविनाश हो। रेफरिंग टू द अबव लाइन्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है कि ऊपर में जो मैंने आपको बताया कि आप अपने दोस्त के साथ एक बुक फेयर पर रिपोर्ट लिख रहे हो और आपका नाम जो है वह गीता या अविनाश है, इससे जुड़े मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मतलब अब जो सवाल होगा वह रिपोर्ट से जुड़ा सवाल होगा। अब आपको ध्यानपूर्वक सवाल को देखना है और हैंडल करना है, सिंपल सा बात। तो कहता है व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। कहता है कि भैया आप रिपोर्ट लिखने के लिए कौन सा टाइटल चुनेंगे, है ना। तो कौन सा टाइटल आप चुनेंगे जी। ऑप्शन ए में कहता है कि आई वेंट या बुक फेयर। क्या ये सही लग रहा है? द बुक फेयर, आई वेंट या बुक फेयर विथ माई फ्रेंड, नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली इसका जो टाइटल क्या होगा, द बुक फेयर होगा, है ना, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ में कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब समझ लीजिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी के आधार पर सवाल होंगे, इसीलिए आपको स्टेटमेंट को एकदम पढ़ना ही है, गौर करके पढ़ना है कि क्या भाई इसमें कोई फंसाने वाला बात तो नहीं लिखा हुआ है। देखिए कहता है इंटरनेट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे। Students who wish to do well need access to the net. Suppose you have to write an article based on the above lines. नहीं, कहता है कि ऊपर लिखे गए स्टेटमेंट के आधार पर आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब कहेगा कि चुनो कौन सा ऑप्शन तुम देगा, उसका मतलब क्या टाइटल देगा इंटरनेट का। तो इंटरनेट के लिए, इंटरनेट तो आज के डेट में इंपॉर्टेंट है, नो डाउट्स, कोई भी अछूता नहीं, हर एक लोग इंटरनेट के बारे में जानता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है जी। तो कहता है कि इंटरनेट पर आपको एक आर्टिकल लिखना है, तो आप बताइए कि उसके लिए आप क्या टाइटल देंगे, उसके लिए आप क्या हेडिंग लिखेंगे। नहीं, तो यहाँ देखिए कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये देंगे, इंपॉर्टेंट सोर्स देंगे, नॉलेज एंड रिसर्च देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। नो डाउट इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही हम स्टडीज करेंगे किसका, इंटरनेट का। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ओर में। देखिए 21 कहता है, अब हम लोग टेक्स्ट बुक में चले गए हैं और टेक्स्ट बुक का सवाल अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो नो डाउट्स आप सभी सवालों का जवाब होले से दे देंगे और सही जवाब हो जाएगा। कई बार बच्चे जो है ना परीक्षा हॉल में पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और घबराने की वजह से उसका जो अंक है या फिर प्रश्न के जवाब है वो गलत हो जाते हैं। कभी भी परीक्षा हॉल में जाने से पहले याद रखें कि आप समय से पहले पहुँचें। कई बार बच्चे जो है, हम लोग इंडियन है यार, इंडियन वाले लोग लेट पहुंचते हैं, तो लेट पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में पहले पहुंचे, जब आप पहले पूछेंगे आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे, और जब भी हम लोग मानसिक रूप से शांत रहते हैं ना तो सही जवाबों का, सही सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। लेकिन अक्सर दोस्त जब हम परेशान रहते हैं, जब हम जल्दीबाजी में रहते हैं, तो आपने ऐसा फील किया होगा कि बहुत ऐसे बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं लेकिन परीक्षा में कम अंक आ जाते हैं, है ना। तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। शायद वो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल लेट से पहुंचा हो, और जब हम लेट से पहुंचते हैं तो हम खुद हड़बड़ी में होते हैं। अरे जब आप हड़बड़ी में रहोगे तो सवाल ही बढ़िया से नहीं पढ़ोगे, और जब सवाल बढ़िया से पढ़ोगे नहीं तो क्या जवाब सही से दोगे, नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है, पहले जाना है। अब देखिए मैं आपको सवाल के तरफ में ले जा रहा हूँ, और अब जो सवाल हम लोग पढ़ेंगे वो बुक से जुड़ा हुआ सवाल होगा। देखिए पहला सवाल कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के लेखक का नाम क्या है, तो ऑप्शन सी अल्फोंस डडेट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड हेमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। कहता है कि लास्ट लेसन में एमएमएल साहब ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला है। तो हम कहेंगे ना कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने खूब तारीफ किया। क्या बोला कि ये सबसे बढ़िया लैंग्वेज है, ये भी बोला कि ये क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, ये भी बोला कि लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन डी सही जवाब है। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, और 23 नंबर सवाल कहता है वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। कहता है कि साहेब और उसका परिवार कहाँ से आया था या फिर कहाँ से आया है। तो ऑब्वियसली उनका परिवार कहाँ से आया है जी, तो आप कहेंगे ना कि सर साहेब और साहेब का परिवार कहाँ से आया है, ढाका से आया है, ऑप्शन ये। अब हम चल रहे हैं 24 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, क्या कहता है देखिए, व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर्ड टू। साहेब और उसके दोस्त का तुलना किया गया है, किससे तुलना किया गया है, देखिएगा एनिस जंग ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह ये लोग अपीयर होते हैं और पुनः गायब हो जाते हैं। इट मीन्स इसकी तुलना बर्ड्स की तरह किया गया। अब कहता विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स। कहता कि कौन सा शहर जो है वह ग्लास बेंगल्स के लिए प्रसिद्ध है।
कौन सा शहर जो है वह ग्लास बेंगल के लिए प्रसिद्ध है? नहीं तो हम कहेंगे ना कि सर इसका सही जवाब होगा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल इंडस्ट्री। आपने जरूर पढ़ा होगा, याद करिए। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है देख लेते हैं तुरंत। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? मुकेश क्या बनना चाहता है भाई? तो मुकेश क्या बनना चाहता है? डॉक्टर, एक्टर, टीचर, मोटर मैकेनिक? अरे आप तो खुद कहेंगे कि सर डॉक्टर बनने की उसमें क्षमता कहाँ है, एक्टर तो बन नहीं सकता, टीचर तो बन नहीं सकता क्योंकि वो लोग पढ़ा नहीं। ऑब्वियसली वो क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का सही जवाब है। और हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टूक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया? कहता है कि डगलस को उसके पिताजी लेकर के गए थे। कहाँ पर लेके गए थे? समुद्र में। कौन सा समुद्र में? कैलिफोर्निया एक जगह है जहां पर लेकर के गए थे। तो कहता है कि उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? तो आप याद करिए, 2 साल 3 साल का था, 3 साल 4 साल का था, है ना? 4 साल 5 साल का था या 5 से 6 साल का था? नो डाउट्स यार, उसकी उम्र जो थी उस वक्त ना वो 3 से 4 साल का था। ऑप्शन बी। अब 28 नंबर सवाल कहता है दोज 9 फीट फॉर डगलस वर मोर लाइक। कहता है कि वो जो YMCA पूल 9 फीट गहरा था, वह 9 फीट गहरा डगलस को कितना फीट गहरा लग रहा था? अब आप कहेंगे कि सर ये सवाल तो याद है सर हमको। इसका सही जवाब है 90 फीट, है ना? अरे भाई, जब तुम किसी तालाब में डूबोगे ना तो उस तालाब की जो गहराई है वह गहराई तो कम ही होती है, लेकिन सांस जब नहीं चलने लगता है ना तो ऐसे लगने लगता है कि बहुत गहरा है। समझ गए ना? तो यहाँ पर ऐसा ही उसके साथ घटना घटा। थावे तो 9 फीट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीचे जाने उसको बुझाया, दम घुटने लगा ना तो वो ऐसे लगने लगा कि 9 फीट नहीं बल्कि ये 90 फीट गहरा है। मुझसे गलती हो गई समझने में। अब देखिए, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 31 को देखने से पहले, समझने से पहले आप यहाँ पर नोटिस करिए कि ये है क्या, है ना? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सवाल को जरूर पढ़ना है। अगर आप सवाल को पढ़ना सीख गए, है ना, सवाल को समझना सीख गए, नो डाउट्स अंक तो आपके मुट्ठी में है। तो अंक को उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सवाल को पढ़ना पड़ेगा। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 29 to 31। कहता है कि एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, मतलब पैसेज नहीं है बल्कि क्या है? कविता का एक भाग है, और कविता के भाग को, कविता के अंश को एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो एक्सट्रैक्ट वर्ड जब इस्तेमाल हो जाए समझ लेना कि पोयम से संबंधित है। तो कहता है कि यहाँ पर पोयम का एक अंश दिया हुआ है और उसको पढ़ करके आपको क्या करना है? जवाब करना है। देखिए कहता है, तो यहाँ पर समझिए कि क्वेश्चन नंबर 29 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 29 जो होगा और 29 से लेके 31 नंबर तक जो सवाल होंगे वह इसी 4 लाइन जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो आप 4 लाइन देख रहे हैं, यही 4 लाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस 4 लाइन को पहले समझते हैं कि 4 लाइन कहता क्या। देखिए क्या कहता है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। कहता मछुआरे समुद्र में जाकर के किसको हार्म नहीं पहुंचाएंगे? वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो लोग समुद्र में नमक को जुगाड़ कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ठीक है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। वे लोग क्या करेंगे? अपना हाथ को देखेंगे। कौन सा हाथ को? जख्मी हाथ को देखेंगे, है ना? अब समझिए, आपने समझ लिया होगा कि एक्सट्रैक्ट कहता है कि जो मछुआरे हैं वह मछुआरे वेल्स को पकड़ना छोड़ दे, उसको हार्म पहुंचाना छोड़ दे, और जो लोग नमक गैदर कर रहे हैं वो लोग नमक को गैदर करने छोड़ करके जो उसका हाथ जख्मी है उस जख्मी हाथ को वो देखे नहीं। तो देखिए, अब यहाँ पर सवाल कहता है हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, है ना? देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक्सट्रैक्ट का बात किया जाए तो एक्सट्रैक्ट का मतलब आपको पोएम समझना है। और यहाँ पर इसको देख लीजिए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखला रहा हूँ कि लिखा हुआ एक्सट्रैक्ट आई मीन पोएम। ठीक है, तो कहता है कि इस लाइन का, जो भी लाइन आपने पढ़ा, इस लाइन का लिखने वाला आदमी कौन है, मतलब कवि कौन है? तो हम कहेंगे ना कि सर ये जो कविता लिया गया है ना, वो कविता का नाम है कीपिंग क्वाइट, और उनको लिखने वाले जो पोएट हैं उनका नाम है पाब्लो नेरूदा, है ना? अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, है ना? तो कहता है कि कवि जो है ना वह फिशरमैन से एक्सपेक्ट करता है क्या करने के लिए, है ना? तो फिशरमैन को क्या बोला गया भाई? वेल को नुकसान पहुंचाने के, वेल्स को नहीं नुकसान पहुंचाने। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि पोएट ने बोला कि भाई जो फिशरमैन है वे लोग क्या कर बंद कर दे? वेल्स को नुकसान पहुंचाना छोड़ दे। मीन्स ऑप्शन ए सही जवाब है। अब 31, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट दिस, ठीक है, और जो लोग नमक गैदरिंग कर रहे हैं वे लोग
आपको देखने के लिए बोले, क्या देखने के लिए बोले? पैर को, है ना, हाथ को, ठीक है। किसको देखने के लिए बोले? उन्होंने ब्यूटीफुल हैंड्स को नहीं, हॉट लेग्स को नहीं, बल्कि हॉट हैंड्स को देखने के लिए बोला। इट मीन्स ऑप्शन बी, मतलब जो आपके हाथ जख्मी हो गए हैं उस जख्मी हाथ को देखने के आग्रह किया है किन्होंने? पाब्लो नेरूदा साहब ने। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर? कहता है कि देखिए स्टीफन स्पेंडर के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? तो मैं आपको बता दूं कि आपने सलम एरिया से जुड़े जरूर आपने कविता पढ़ा होगा, और जिसमें सलम दिख जाए वही इसका सही जवाब है। तो देख लीजिए सलम कहाँ पर दिख रहा है जी? सलम यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसका जवाब होगा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज मीन्स, कहता है कि जो बच्चा जिसका आंख छोटा छोटा दिख रहा है ना, उस बॉय कौन है जी? तो उस बॉय के बारे में आप क्या जानते हैं? जो लड़का का आंख से ऐसा दिख रहा है और उस लड़के की जो शारीरिक ढांचा है वह ढांचा कैसा दिख रहा है? पेपर की तरह दिख रहा है, एकदम काफी दुबला पतला दिख रहा है। और जब दुबला पतला का बातचीत हो जाए, है ना, तो उसकी आंख जो है वो उसकी आंख भी छोटी हो जाती है। तो उसका आंख छोटा होने का क्या मतलब है ना? तो भैया आंख छोटा होने का मतलब है कि वह जो लड़का है ना वो क्या है जी? तो हम कहेंगे कि सर वो तो दुबला पतला है, हंगरी है और कमजोर है, इसीलिए उसका आंख जो है वो क्या हो गया? धंस गया है, नहीं, और उसका आंख छोटा हो गया है। और उसकी तुलना किससे किया गया है? रेड आई से। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34। द पोएट कमला दास वाज डेराइविंग फ्रॉम हर, कहता है कि कमला दास जो है ना वह, यहाँ पर ध्यान देना, मैं आपको फिर से नोटिस करवा रहा हूँ इन सारी चीज़ों पर। ड्राइविंग नहीं, ड्राइविंग का मतलब था हाँकना, यहाँ मोटरसाइकिल का बातचीत नहीं किया गया। जब भी ड्राइविंग शब्द का इस्तेमाल होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 4 चक्के वाले वाहनों के लिए करेंगे। तो ऐसे स्थिति में जो ड्राइविंग शब्द है ना, तो ड्राइविंग शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया। अब कहता है कि कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर, तो कहता है कि कमला दास कहाँ से जा रही थी? तो हम लोग कहेंगे ना कि कमला दास अपना पेरेंट्स होम से जा रही थी। कहाँ जा रही थी? टू कोचीन एयरपोर्ट। नहीं समझ आया कि नहीं? अब याद आ गया होगा। अब चलिए हम 35 नंबर सवाल पे जा रहे हैं। 35 नंबर सवाल की तरफ में देखना, हु इज द टाइगर किंग? कहता टाइगर किंग कौन है जी? तो टाइगर किंग महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम है, ये तो हम लोग जानते हैं। इट मीन्स ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब चलिए 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। 36 नंबर सवाल कहता है इन विच आवर द प्रिंस ऑफ टाइगर किंग बॉर्न? कहता है कि कौन से आवर में टाइगर किंग का जन्म हुआ था? इन द आवर ऑफ बुल, इन द आवर ऑफ बुल। आपको पता है ना, कहानी आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अब चलिए आगे सवाल की तरफ में बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी टाइम जॉन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस? अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियस जो कह सकते हो कि सेट था, है ना, उस सेट में भी ये सवाल पूछे गए थे। मतलब ये जो सवाल है आप देख पा रहे हैं तिसानी दोषी, ये सवाल आप ही के मॉडल सेट में रिपीट किया गया है। तो अब आपको मैं बता दूं कि यह जो सवाल है वो लिया गया है किससे? द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, जहां पर तिसानी दोषी अंटार्कटिका जाती है और अंटार्कटिका जाने के लिए उसे कई सारे टाइम जोन्स को क्रॉस करना होता है। और उस टाइम जोन्स की संख्या कितनी होती है? 9 टाइम जोन्स, मीन्स ऑप्शन डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ में चलेंगे। 38 नंबर सवाल कहता है विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जी ऑफ ग्रीन? कहता है कि कैनेडियन जी ऑफ ग्रीन के द्वारा कौन सा प्रोग्राम को क्या किया गया था? ठीक है, कौन सा प्रोग्राम को हेडेड किया गया था? तो हम कहेंगे स्टूडेंट ऑन आइस। क्या था? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, मीन्स ऑप्शन ए जो है वह सही जवाब है। अब कहता है हु वाज डॉक्टर सेडो? डॉक्टर सेडो कौन था? तो आप बताइए। सेडो जो है बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है, नहीं, और इस कहानी का नाम मैं आपको बता दूं, शायद आपको याद हो जाएगा। कहानी का नाम था द इनेमी, द इनेमी, जिसमें से डॉक्टर साहब का मीन्स डॉक्टर सेडो का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो कहता है कि डॉक्टर सेडो जो था वह कौन था, है ना? अरे भाई डॉक्टर तो लिखवे कर रहा है, तो नो डाउट सेडो एक डॉक्टर था। और वो डॉक्टर कहाँ का था? जापान का, मीन्स ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है वेयर डिड डॉक्टर सेडो मीट हन्ना? कहता है कि अरे डॉक्टर सेडो की मुलाकात हन्ना से कहाँ हुई थी, है ना? हन्ना समझ रहे हो ना, बाद में हन्ना जो है डॉक्टर सेडो की पत्नी बन गई। तो डॉक्टर सेडो से हन्ना की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो नो डाउट्स उसको अमेरिका में ही हुआ था, जब वो क्या करता था? मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। इट मीन्स ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपकी परीक्षा में नो डाउट्स काफ़ी हेल्प करने जा रहा है। अगर आप
इंग्लिश में कमज़ोर हैं और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में बेहतर स्कोर करें, तो यह चैनल आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। आप इस चैनल पर बने रहें और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक अपडेट समय समय पर मिलता रहे, ताकि आप अपनी पढ़ाई को बिना रुके, बिना झुके, आप अपनी पढ़ाई को क्या कर सके, एक मुकाम दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।